बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यूनिट 2 सेकंड टॉपिक रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। इससे पहले हमने डाल्टन थ्योरी पढ़ा। आज हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे और इसको डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी कहा जाता है। इस एटॉमिक मॉडल में रदरफोर्ड ने एक लेड कंटेनर लिया जो क्लोज कंटेनर था और उसके अंदर एक अल्फा पार्टिकल रखा और उसके सामने एक स्मॉल होल खोला। उसने पहले ये बात ज़रूरी है कि उसने अल्फा पार्टिकल क्यों लिया। असल में इससे पहले थॉमसन ने एक मॉडल पेश किया था जो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन हम उसका मॉडल देखते हैं तो उसमें था कि एटम एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं मिक्स की तरह के, मीन उसकी कोई ख़ास शेल या ऑर्बिट नहीं होंगे। तो उसने अल्फा पार्टिकल इसलिए क्योंकि अल्फा पार्टिकल की हाई एनर्जी है और वो हेवियर है, ताकि जब वो इस एटम से गुजर सके तो वो एक स्ट्रेट पाथ में जा सके। दूसरा, उसने एक थिन गोल्ड फॉयल लिया। ये थिन गोल्ड प्लेट उसने इसलिए लिया क्योंकि इसमें तकरीबन एक थिन छोटे से जगह में थिन गोल्ड फॉयल में तकरीबन 1000 एटम्स होते हैं, जिसकी वजह से एक एक्सपेरिमेंट को समझना आसान हो। और उसके साथ साथ उसने एक अल्फा पार्टिकल डिटेक्टर लिया। जब ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से बमबार होगा और इस थिन गोल्ड फॉयल में जाएगा, उसके एटम के साथ टकराएगा और जब वो उसके बाद जब इस अल्फा पार्टिकल डिटेक्टर के साथ टच होगा तो वो जगह या तो शाइन कर पाएगी या उस जगह पे हमें डिटेक्ट नज़र आएगा। अब जब जे इससे पहले जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उससे पहले यही कॉन्सेप्ट था कि इलेक्ट्रॉन अराउंड रिवॉल्विंग इन द एटम, ठीक है, और वो एटम एक पॉजिटिवली चार्ज होता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। जब उसने ये एक्सपेरिमेंट किया, उसने इस लेड कंटेनर से अल्फा पार्टिकल्स को बमबार किया। जब उसने इस अल्फा पार्टिकल को बमबार किया, वो जाके इस गोल्ड फॉयल के साथ टच हो गए। जब ये टच हुए तो उसके बाद कुछ अजीब से रिजल्ट उसके सामने मिला। चाहिए था कि ये तमाम के तमाम रे स्ट्रेट जाते, लेकिन जब ये इसके साथ टच हुए तो कुछ रेज स्ट्रेट गए, कुछ उससे देखा कि वो लिटरली रिफ्लेक्ट हुए, कुछ इस तरफ कुछ इस तरफ, और कुछ वो बाउंसिंग बैक हो गए। उससे उसने ये कंक्लूजन ली कि हम एक एग्जांपल भी इसकी ले सकते हैं। पहले हम इसको एग्जांपल के समझते हैं। एक हमारे पास एक कॉटन बॉल है और उसके अंदर एक सॉलिड सा ऑब्जेक्ट है, जो भी चीज़ है, और ये इतना सॉलिड है कि अगर इसका हम बुलेट भी फायर करें इस पे तो वो भी इसको नहीं तोड़ पाएगा। ये हमारे पास एक कॉटन बॉल है, ठीक है। जब उसने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसने उससे ये अखज़ किया कि कुछ अल्फा पार्टिकल तो स्ट्रेट गए, यानी यहाँ एम्प्टी स्पेस एटम में है। दूसरा, उसने कंक्लूड किया कि कुछ एटम हो सकता है कि साइडों के साथ टच हुए हों, ये क्योंकि न्यूक्लियस है तो इनके साथ जब ये टच हुआ है तो ये हार्ड ऑब्जेक्ट है और ये डिफरेंट डायरेक्शन में चले गए। और दूसरा पोस्टुलेट उसने ये कंक्लूजन किया कि या तो ये न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए जब ये अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज होता है,
तो जब ये अल्फा पार्टिकल इसके साथ हुए तो ड्यू टू सेम चार्जेस दे रिपेल ईच अदर। और कुछ एटम्स, कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो इस न्यूक्लियस के सेंटर में लगे हैं और ये रिफ्लेक्टेड बैक हो गए। तो उसने फिर ये अखज़ किया और उसने कहा इस थ्योरी से हमें पता चला कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है और इसको हम सिमिलर टू अ सोलर सिस्टम भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मॉडल था। उसके बाद हमें पता चला कि एक एटम में हमारे पास न्यूक्लियस भी होता है। उससे पहले ये जब थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था तो उसमें सिर्फ ये था कि एक एटम हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होता है और उसके अंदर बस इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ना उनका एक सर्कुलर पाथ है, कुछ भी नहीं, बस वो सिर्फ रिवॉल्व करते हैं। तो इसमें ये पता चला कि एटम अगर पॉजिटिवली चार्ज हो, उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो फिर ये सारे के सारे अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट जाते हैं, ना कि ये दोबारा रिफ्लेक्ट होते हैं। और इससे उसने ये भी कंक्लूजन ली कि न्यूक्लियस सेंटर में मौजूद है, इसलिए ये कुछ रिफ्लेक्ट हुए। और दूसरा उसने कंक्लूजन लिया कि जो न्यूक्लियस है वो स्मॉल है, क्योंकि अगर वो बड़ा होता, एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये न्यूक्लियस बड़ा होता तो सारे के सारे जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो दोबारा के दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाते। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट गए, कुछ रिफ्लेक्ट हुए और कुछ बाउंसेस बैक हो गए। अब इस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स पे जाते हैं। अब इसके पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं। पहला पोस्टुलेट ये कहा गया है कि एटम कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल पोर्शन कॉल्ड न्यूक्लियस। एक एटम हमारे पास है, उसमें एक सेंट्रल पोर्शन होता है, उसको हमने न्यूक्लियस कहा। एंड दिस न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें होते हैं। ये है हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये बताया गया कि ये तो न्यूक्लियस है, लेकिन इसमें जो, या हम इस तरह, ये शेल उस वक्त तो नहीं थे, हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरी हाई स्पीड। क्या ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करते हैं? electrons are revolving around the nucleus in very high speed। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं इन वेरी हाई स्पीड, जस्ट लाइक द प्लैनेट्स अराउंड द सन। तीसरा पोस्टुलेट उसने ये कहा कि ये इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस कर रहे हैं तो इनको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है, मीन द अट्रैक्टिव फोर्स, जो अपनी तरफ एक चीज को अट्रैक्ट कर रहा हो। ठीक है, अगर एग्जांपल हम इस मार्कर को एक धागे से बांध दें और हम इसको सर्कुलर या रिवॉल्विंग करें, इसकी रिवॉल्व करें, तो ये एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व होगा, तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहा गया कि इस इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए और ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसको दे रहा है न्यूक्लियस। फोर्थ पॉइंट ये कहा गया कि ये साइज है, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ये साइज ऑफ न्यूक्लियस है ये वेरी स्मॉल है, बहुत ज़्यादा छोटा है एज कंपेयर टू द एटम। मैंने आपको इससे पहले भी कहा, अगर ये
न्यूक्लियस बड़ा होता तो तमाम अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक हो जाते। तो उसने कहा कि ये जो न्यूक्लियस ये वेरी स्मॉल है, बहुत ज़्यादा छोटा है एज कंपेयर टू द एटम। वन पॉइंट उसने ये कहा कि जो ये एटम है ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है, और ये इसलिए न्यूट्रल पार्टिकल है कि इसमें हमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। सिक्स पॉइंट है न्यूक्लियस ही रिस्पॉन्सिबल है मास एंड एनर्जी ऑफ द एटम। हमारे पास जो प्रोटॉन का वेट है वो है 1.6726 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg, और न्यूट्रॉन का है 1.6749 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg। तो ये इन दोनों का कंबाइन हो रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो मास है वो 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31। तो द न्यूक्लियस कंटेन वेरी हाई मास। अब है डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। पहला जो डिफेक्ट ये था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का कि ये जो एक्सपेरिमेंट था ये बेस्ड था लॉ ऑफ मोशन पे, ग्रेविटेशन पर, जो तो न्यूट्रल बॉडी के लिए तो ठीक था, लेकिन जब एक बॉडी चार्ज पार्टिकल बन जाती है तो फिर उसके ये जो एक्सपेरिमेंट था, जो ये मॉडल था, ये रॉन्ग साबित हो रहा था। दूसरा पॉइंट ये था कि अगर ये इलेक्ट्रॉन है ये रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो इसको चाहिए था कि ये तो एनर्जी भी फिर खारिज करेगा। तो अगर ये एनर्जी खारिज कर रहा है तो इसका चाहिए था कि ये कुछ टाइम बाद या कुछ ईयर्स बाद ये इसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है और ये एटम में गिर जाता, लेकिन असल में ऐसा तो नहीं होता। उसने इसकी क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन रेडिएट कर रहे हैं एनर्जी कंटिन्यूसली, तो इससे तो हमें पर जारी जो स्पेक्ट्रम है वो मिलेगा, लेकिन हमें इससे एक लाइन स्पेक्ट्रम बन रहा है। और जो लास्ट वन इसका पॉइंट है कि इस एक्सपेरिमेंट से हमें कोई भी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट है वो हमें नहीं पता मिली, कि इस से हमें एक एलिमेंट में जो प्रॉपर्टीज केमिकल्स है उसमें हमें कोई ख़ास पता नहीं चला। तो ये था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उम्मीद है कि आपको ये जो मॉडल है ये समझ आ चुकी होगी। इसकी जो मेन चीज़ है वो है इसको समझना, पोस्टुलेट्स और डिफेक्ट्स ये फिर आसान हो जाते हैं, लेकिन इसको समझना कि ये किस तरह एक्सपेरिमेंट हुआ ये ज़रूरी है। उम्मीद है कि आपको वो एक्सप्लेनेशन और एक्सपेरिमेंट की समझ आ चुकी होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम नील बोहर को कवर करेंगे, और उसके बाद हमारे पास बस आसान टॉपिक्स रह जाएंगे। शेल है, सब ऑर्बिटल है, उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है और आइसोटॉप्स है। इंशाल्लाह उसको हम कोशिश करें कि एक ही वीडियो में कवर कर पाए, और उसके बाद इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर उसके हर एक को हम समझेंगे भी, और उसके आंसर्स को मैं आपको बोर्ड में लिखूँगा। थैंक यू।